हेलो एवरीवन, हमारा सेक्शन 29 कंप्लीट हो गया था। अभी हम सेक्शन 30 को देखेंगे। सेक्शन 30 जो इम्पोर्टेंट है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि सेक्शन 30 की जो एविडेंशियरी वैल्यू है इसके बारे में और जो इसकी इलस्ट्रेशन है इसके बारे में एग्जाम से पूछता है। कई बार कई स्टेट में इलस्ट्रेशन से एग्जाम पूछ चुका है। आपको इसको ये ऐसे ध्यान रखना है। मैं इसको आपको पढ़ाने से पहले आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे कि आप और आपका कोई फ्रेंड, आप दोनों ने मिलके किसी क्राइम को अंजाम दिया, ठीक है ना, और दोनों ही पकड़े गए। अब दोनों जब पकड़े गए तो कोर्ट में आपका जब ट्रायल चला तो कोर्ट के सामने आपने कहा जी देखो साहब, मैंने अकेले नहीं किया, इसमें तो मेरा साथी जो है ना मेरे साथ ये भी था, यानी कि जो मेरा फ्रेंड है वो भी मेरे साथ था, मेरी इसमें अकेले की तो कोई गलती नहीं है। तो अब यहाँ पे कोर्ट ये कह रही है कि आपके कहने से कि उस अकेले की मेरी कोई गलती नहीं है, कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होता। यानी कि आप दोनों ने मिलके कोई क्राइम किया है, आपने तो कहा जी हाँ मैंने किया है, आपने कहा जी ये भी मेरे साथ था, आपने जो किया कन्फेशन वो तो आपका रेलिवेंट हो गई होगा, एडमिसेबल हो गई होगा, लेकिन आप जो अपने फ्रेंड को फंसा रहे हो, अपने दोस्त को फंसा रहे हो जी वो भी था। तो कोर्ट ये कहता है कि आपके कहने से क्या होता है, आप जो अपने दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आप कोई एविडेंस भी तो दें। आप अगर उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं मिलता तो उसकी जो एविडेंसरी वैल्यू है वो बहुत वीक हो जाएगी और उसको छोड़ भी दिया जाएगा। आपकी बात से हम तब सहमत होंगे जब आप ये साबित कर दें कि जी हाँ देखो, जैसे आपके लिए एविडेंस मिल गया, आपको गलत करते हुए देख लिया, अब आपने कहा जी मेरे दोस्त भी गलत कर रहा था, कैसे मान लिया हम आपका दोस्त भी गलत कर रहा था। ठीक है, साथ चल दिया होगा तो साथ चलने की बात एक अलग आ जाएगी, लेकिन आपने ये कह दिया जी एक मर्डर हुआ था, जैसे अभी मैं आपको सेक्शन में बताऊंगी, इसमें केस था बड़ा अच्छा सा, उसमें आपने उसको भी घसीट लिया, आप उसे भी फंसा रहे हो, तो कोर्ट इसको क्या नहीं मानेगा, रेलिवेंट नहीं मानेगा। आपका तो रेलिवेंट होगा। क्लियर? तो अब चलिए सेक्शन 30 को देखते हैं। सेक्शन 30 क्या कह रहा है? सेक्शन 30 कह रहा है कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर जॉइंटली अंडर ट्रायल फॉर सेम ऑफेंस। इट मीन्स जो भी आपने कन्फेशन की है, साबित संस्वीकृति को जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए को एक्यूज भी कह सकते हैं हम, एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्यों को प्रभावित करती है विचार में लाना, यानी कि दूसरे को भी फंसा रही है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि अगर किसी एक ही केस में एक से ज्यादा डिफेंडेंट हैं तो वहां तो क्या हो जाएगी, वहां तो उसके अगेंस्ट यूज हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है ये बात सब जगह लागू हो। अगर एविडेंस नहीं मिल रहा तो आप इस चीज को साबित नहीं कर सकते। आप कैसे किसी को फंसा सकते हैं? ठीक है ना, किसी को कुछ भी बोलने से पहले आप इस चीज को ये देखें ना कि आप उस चीज के लिए एविडेंस तो लाएं ऐसा कोई कि जो कोर्ट सेटिस्फाई हो। तो चलिए सेक्शन 30 हमें ये समझा रहा है कि किसी भी एक क्राइम में एक से ज्यादा लोगों का अगर ट्रायल चल रहा है और उसमें एक पर्सन ने अपना कन्फेशन कर लिया जी हाँ मैंने किया है, कर लिया कि मैंने हाँ किया है, और दूसरे आदमी को लपेट लिया, दूसरे को और कह दिया जी हाँ इसने भी मेरे साथ मिलके किया है। अब क्या होगा? अब बात नहीं आएगी। अब अगर ये कन्फेशन प्रूव हो जाता है कि ये कन्फेशन अगर प्रूव हो जाता है उसके अगेंस्ट कि उसके साथी भी उसके साथ इंक्लूड थे, ठीक है ना, तो कोर्ट क्या है, सबसे पहले उसके जो साथी हैं, जो उसके फ्रेंड हैं, उनको भी क्या कर सकता है, कंसीडर कर सकता है। कंसीडर करने का मतलब ये है कि उनको भी उस केस के अंदर ट्रायल में इंक्लूड कर लेगा। अब ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसकी बात को कितना समझें या कितना उसकी बात को उसके अंदर इंक्लूड करें। यहाँ पे कोर्ट को अपना जो माइंड है ना, वो जुडिशियल माइंड जिसे हम कहते हैं, वो बहुत सावधानी से बरतना होता है, यानी उसको बहुत ध्यान पूर्वक सावधानी पूर्वक चलना होता है कि जो वो बात कह रहा है उसमें कितनी मानी जाए कितनी नहीं मानी, ये कोर्ट जाने। बट आपको जो सेक्शन 30 में एक बात ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर साथ में ट्रायल चल रहा है
और अगर प्रूव हो जाता है तब तो फंसा आपका दोस्त भी, नहीं तो वो इजीली छूट सकता है। क्लियर? अब इसको पढ़ने से पहले इसकी इलस्ट्रेशन को देखेंगे। इसकी इलस्ट्रेशन में ये कुछ नहीं लिखा, इसकी इलस्ट्रेशन में केवल यही लिखा है कि तीन लोग हैं, ए बी सी। ए और बी के ऊपर ट्रायल चल रहा है सी का, कि सी को इन्होंने मारा है। अब ए अपने डिफेंस में ये कहता है जी मैंने अकेले नहीं मारा, मेरे साथ बी भी था, मेरे साथ बी भी था। तो यहाँ पे कोर्ट बी को भी कंसीडर कर सकती है, बी को भी उसके अंदर इंक्लूड कर देगी। ठीक है जी, इसका भी ट्रायल चलाओ, इसको भी वो करो साथ में। ठीक है, अब इसमें जो दूसरी इलस्ट्रेशन है, दूसरी इलस्ट्रेशन में बात क्या आ रही है? दूसरी इलस्ट्रेशन में ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन बात सिर्फ इतनी, दूसरी इलस्ट्रेशन में ये लिखी है कि दोनों का ट्रायल बस साथ नहीं चल रहा, दोनों का ट्रायल साथ नहीं चल रहा। तो इसीलिए कोर्ट क्या नहीं करेगी, जो बी है उसको कंसीडर नहीं करेगी, उसमें घुसाएगी नहीं बिना मतलब के कि भाई चलो जी तुम्हारा भी ट्रायल चलाएं। ठीक है, तो चलिए फटाफट सेक्शन को देखते हैं। सेक्शन में लिखा है व्हेन मोर पर्सन देन वन आर बीइंग ट्राइड जॉइंटली फॉर द सेम ऑफेंस एंड अ confession made by one of such person affecting himself and some other of such person is proved. It means जबकि एक या एक से ज्यादा व्यक्तियों का एक ही साइड जॉइंटली ट्रायल चल रहा है तथा ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा अपने को और ऐसे व्यक्तियों में से किसी अन्य को प्रभावित करने वाली कन्फेशन को साबित किया जाता है, दूसरे को भी सोच समझ के आप वो करें। ठीक है ना, साबित किया जाता है, तब कोर्ट ऐसे कन्फेशन को ऐसे पर्सन के अगेंस्ट क्या कर सकता है? कंसीडर कर सकता है। क्लियर? इतनी ही बात इसमें समझाई गई है। अब इसमें एक्सप्लेनेशन में लिखा है ऑफेंस मीन्स क्या है। Offense as used in this section includes the abatement of or attempt to commit the offense. It means अपराध शब्द के अंतर्गत अपराध का दुष्प्रेरण या उसे करने का प्रयत्न आता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि या तो किया या उसको करने की कोशिश की, वो क्या माना जाएगा? अपराध ही माना जाएगा। इसकी इलस्ट्रेशन मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं आपको इससे रिलेटेड केस बता रही हूँ। इससे रिलेटेड केस था जो बात अभी मैंने कही फ्रेंड वाली, एक केस था कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1952 का। कश्मीरा सिंह, इस केस को आप ध्यान रखिए, आपको अगर आंसर राइटिंग आती है तो आप उसको इसमें लिख सकते हैं। इसमें क्या हुआ था, इसमें दोनों का सेम ट्रायल चल रहा था, लेकिन कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरा को छोड़ दिया था क्योंकि उसने अपील की थी कि अपील मतलब अपनी अपील की थी कि जी मैंने साहब नहीं किया है और व्हाटएवर जो भी उसने लिखा। तो कश्मीरा सिंह को कोर्ट ने छोड़ दिया, इसलिए क्यों? क्योंकि उसके अगेंस्ट क्या नहीं मिला, उसके अगेंस्ट कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जो कश्मीरा सिंह को भी क्या कर सके, जॉइंटली उसको ट्रायल उसका चलवा सके या उसको सजा, इसमें सजा हो चुकी थी। उसके दोस्त ने कहा कि जी नहीं, मैंने और इसने मिलके साथ किया था। तो कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि तुम्हारे कहने मात्र से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं मिला कश्मीरा सिंह के अगेंस्ट, तो इसलिए कोर्ट ने उसको बरी कर दिया, छोड़ दिया। इसी से रिलेटेड दूसरा केस था भुवानी साहू वर्सेस किंग, 1949 का ये केस था। इसमें भी सेम बात थी कि जो भी दोष सिद्धि यानी कि किसी को एक्यूज कह ले या सह अपराधी के बारे में कह ले, अगर वो उसके ऊपर कोई एविडेंस नहीं मिल रहा यानी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, तो प्रोविजन ये है कि जो न्यायाधीश है यानी जो जज है वो अपने मस्तिष्क में बहुत सावधानी रखे इस बात की कि उसको किसी एक जिसने कुछ नहीं किया उसको बिना मतलब के सजा ना मिल जाए ना। तो आपको इसमें जो ध्यान रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी एविडेंसरी वैल्यू क्या है। मैंने आपको बताया कि अगर ट्रायल दोनों का चल रहा है और दोनों के अगेंस्ट सबूत मिल जाता है तो इसकी जो साक्ष्य महत्व अगर हिंदी में बोलूं तो इसका महत्व यानी एविडेंसरी वैल्यू बहुत जबरदस्त है। और अगर नहीं मिलता तो इसकी एविडेंसरी वैल्यू
बहुत ही वीक है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता इतनी कम एविडेंसरी वैल्यू का कोर्ट में, एज एन आपका कोई एडमिशन के एज एन मतलब एविडेंस। ठीक है, आपको इस इलस्ट्रेशन को ध्यान रखना है। इस इलस्ट्रेशन में से काफी बार क्वेश्चन आ गया है, आप ध्यान रखना कि जहां पे दो लोग, जहां पे अगर कोई एविडेंस नहीं मिल रहा वहां पे कोर्ट नहीं कुछ करेगी, एविडेंस मस्ट है। आई होप ये सेक्शन आपको 29-30 क्लियर होगा। बाकी हम आगे करते हैं, फिर 1 से 30 तक रिवीजन करेंगे। थैंक यू सो मच।